चलिए आज हम लोग देखते हैं अपनी प्राचीन इतिहास की श्रृंखला में मौर्य काल का सांस्कृतिक इतिहास। मौर्य काल के सांस्कृतिक इतिहास में जो है मौर्य काल का प्रशासन यानी मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था, प्रशासन की संरचना क्या थी, अशोक के समय के कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों के नाम, मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था कैसी थी, गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी, सिक्के कैसे थे आदि आज देखते हैं। मौर्य काल का पूरा साम्राज्य 5 राज्यों में विभाजित था, जिनके नाम और राजधानी बहुधा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और यूपी पीसीएस और यूपीएससी का तो बिल्कुल ही मनपसंद एरिया है ये सवाल पूछने के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संभवतः इतिहास विषय से जो लोग टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं देते हैं उन्हें भी बहुत आता है। आरओ एग्जाम की परीक्षा में उत्तर प्रदेश पीसीएस में और आईएएस में लगातार ये सवाल पूछा जाता है। अशोक का साम्राज्य में 5 राज्य थे, उत्तरापथ, अवंतिका, कलिंग, दक्षिणापथ, प्राची या राशि। इनकी राजधानियां हैं, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, अवंतिका की उज्जैनी, कलिंग की तोशली, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी और प्राची की पाटलिपुत्र। मोटा मोटा अगर आप लोग चाहें तो एक मैप भी स्केच कर लें मेमोरी के लिए, थोड़ा सा अच्छा रहता है। अभी बाद में यहाँ पे कर देंगे, थोड़ा जगह नहीं है। पूरा भारत के मैप में हम लोग बनाएंगे कि उत्तरापथ लमसम कहाँ से कहाँ तक था, अवंतिका कहाँ से कहाँ तक था। उससे दिमाग में ये भी बैठता है कि आखिर कितना बड़ा साम्राज्य था अशोक का। और बड़ा तो इतना था, कहा जाता है आज तक पूरे इतिहास में भारत में कोई एक ऐसा राजा नहीं हुआ जो इतने बड़े भूभाग पर जिसका शासन चला हो। जब हम उत्तरापथ की बात करते हैं तो आज का ईरान का बॉर्डर है, ईरान के बॉर्डर से यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए और ये झेलम नदी तक तक्षशिला। उज्जैनी की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश की जो उज्जैन है वही उज्जैनी है, अवंतिका पूरा मध्य भारत का इलाका। कलिंग यानी तोसल की बात करते हैं तो आज का उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, ये पूरा इलाका। दक्षिणापथ की बात करते हैं, सुवर्णगिरी तो साउथ वाला पूरा हो गया। प्राची यानी पाटलिपुत्र ये मगध वाला इलाका हो गया, यूपी बिहार ये सारा कुछ। ठीक, अभी हम लोग मैप बना के इसको देखेंगे। दूसरा ये है न्याय व्यवस्था। मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय पाए जाते थे, एक था धर्मस्थीय और दूसरा था कंटक शोधन। धर्मस्थीय न्यायालय दीवानी टाइप होते थे, जबकि कंटक शोधन न्यायालयों में राज्य व व्यक्ति के बीच के विवाद सुने जाते थे। प्रशासन की संरचना क्या थी? प्रशासन की संरचना यह है कि पूरा साम्राज्य राज्यों में विभाजित था, राज्य विषय में विभाजित थे, विषय जिला में विभाजित थे, जिला गांव में विभाजित था। राज्य का जो मुखिया है वो राज्यपाल कहलाता था या गवर्नर। विषय या आहार का जो प्रमुख होता था विषयपति कहलाता था। जिला का प्रमुख स्थानीय कहलाता था। गांव का मुखिया जो मेन हेड होता था ग्रामीण कहलाता था। और साम्राज्य का तो फिर सम्राट होते ही था। गांव का प्रशासन चलाने के लिए भी 30 सदस्यीय एक मंडल होता था। 30 लोगों की एक कमेटी होती थी जो गांव का प्रशासन चलाती थी। तो बहुत कुछ डेमोक्रेटिक टाइप के, आज की ग्राम पंचायत की तरह। आज भी गांव में एक हेड होता है, प्रधान जिसे कहते हैं, उसके नीचे 15, 11, अधिक से अधिक 11 और कम से कम अधिक से अधिक 15 और कम से कम 11 सदस्य होते हैं, गांव चलाती है। गुप्तचर व्यवस्था में देखें तो 2 प्रकार के गुप्तचर, एक को संचार कहते हैं, दूसरे को संस्था कहते हैं। संचार नाम के जो गुप्तचर होते थे वो घूम घूम के अपना काम करते थे। संचार का मतलब है मूवमेंट, कम्युनिकेशन। और संस्था वाले एक स्थान पर रुककर काम करते थे, किसी पर्टिकुलर जगह पे गए, वहां स्टे किया, अपना वेशभूषा बदल के और पूरा सूचना इकट्ठा किया और फिर दी जा करके। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे भी ध्यान दें, ये यूपीएससी में कई बार आया है सवाल। पुरुष गुप्तचरों के जो है प्रकार संति, तीक्ष्ण और शरद थे। स्त्री गुप्तचरों में ब्रशली, भिक्षुकी, परिव्राजक। सवाल कैसे बनेगा यहां से देखिए, पूछेगा कि मौर्य काल में स्त्री गुप्तचर था
तीन ये नाम होंगे, चौथा इसमें होगा ब्रसली, वही ब्रसली उत्तर होगा। या मौर्य काल का पुरुष गुप्तचर को कहते थे ब्रसली भिक्षुकी परिव्राजक शरद, तो शरद उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा ओवर फैक्चुअल चीजें हैं, इन्हें याद करने की सबसे अच्छी व्यवहारिक टकी जो हम लोगों ने अपने कंपटीशन लाइफ में प्रयोग भी की, उसको यही है कि इसको दीवार आदमी कहीं ऐसी जगह चस्पा कर दें जहां आपका मूवमेंट ज़्यादा हो, बार बार देखते रहें। दूसरा, आजकल मोबाइल सबसे बढ़िया तरीका है, तो उसमें स्क्रीनशॉट लेके रखो, जहाँ फुर्सत में बैठो, ऑफिस में, काम में, कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो वहाँ देख ली, बार बार देख रहे हैं। और एक और भी बहुत अच्छा तरीका होता है, अपने ही नोट्स को अपनी आवाज़ में डब कर लो, और जब फुर्सत में आप खाना बना रहे हैं या कोई घरेलू काम कर रहे हैं या टहल रहे हैं, कान में लगा के आराम से सुन लीजिए 4 से 8 बार। और जब आप अपनी ही चीज़ को पढ़ेंगे तो कम से कम 1 मिनट लगता है एक पेज पढ़ने में, 1 से 1.5 मिनट। 2-3 मिनट का वीडियो है तो 3 पेज पढ़ जाएंगे, बहुत प्रोडक्टिव होता है वो भी। और फिजिक्स की बात आपको बता दें, जब हम लोग फिजिक्स पढ़ाएंगे तो भी बहुत मज़ा आएगा आपको। देखिए, फिजिक्स जो एकेडमिक्स में है या जिसे लोग इंजीनियरिंग के नज़रिए से पढ़ते हैं, वो एक अलग चीज़ है। जब आप सिविल सर्विस कंपटीशन के एक जनरल नॉलेज के हिसाब से पढ़ते हैं तो अलग चीज़ें हैं, उनका सवाल पूछने का अप्रोच भी अलग है। अगर आप इस गूढ़ बात को नहीं समझे तो सवाल नहीं कर पाएंगे आप जनरल स्टडी में। जनरल स्टडी में सामान्यतः उनका जो मानव जीवन का बेहद उपयोगी पक्ष है वो पूछा जाता है। उसके लिए क्या है, आपको उसकी समझ जरूर हो, डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, उसकी यूटिलिटी से सवाल है। मतलब जब भी सिविल सर्विस या अन्य कंपटीशन परीक्षाओं में जनरल सवाल साइंस से आता है तो वो यूटिलिटी पहलू होता है और उधर थ्योरेटिकल पहलू होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दें। आवाज़ की बात जहाँ थी, आपकी जो आवाज़ है, आवाज़ जो आपको सुनाई पड़ती वैसी नहीं है, नहीं तो आप टेप में सुनो तो दूसरी लगेगी। हाँ, जो आप जब उसको रिकॉर्ड करके सुनते हैं वही असली है। हम बोल के हम सुन रहे हैं, ये सही नहीं सुनाई दे रहा अभी। जब हम इसको हम बाद में वीडियो देखेंगे जो आती है वो असली है, बदली मिलेगी। और पूरी दुनिया में चाहे जितने लोग हैं, सबकी आवाज़ अलग अलग होती है। आवाज़ के ध्वनि जिसको कहते हैं, आवाज़ के इस गुण को कि पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, क्या कहते हैं बताओ मोहित? पर्सन टू पर्सन जो आवाज़ डिफर करती है, जैसे आप दीवार के पीछे बोलो, हम जानते हैं मोहित बोल रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है? हाँ, तारत्व जिसे पिच कहते हैं, प्रबलता जिसे लाउडनेस कहते हैं, और गुणता, इसको गुणता कहते हैं, क्वालिटी, अंग्रेजी में क्वालिटी। मतलब साउंड के 3 जो है पहलू होते हैं। तो ये यहाँ से भी सवाल खूब आता है थोड़ा सा, तो कई तरीके आपको बताएं, फैक्चुअल चीजें होती हैं, थोड़ी लिख लिख के याद करें। अशोक के समय के कुछ अधिकारियों के नाम, ठीक, जैसे प्रादेशिक है जो प्रशासन में, वो डीएम जिलाधिकारी टाइप कोई पद है जिसे प्रादेशिक कहा गया। रजुक डीजे डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है, न्यायाधीश टाइप है। महामात्र नगर प्रशासन का उच्च अधिकारी, ठीक। युक्त मतलब राजस्व अधिकारी का सहायक। प्रतिवेदक का मतलब राजा को सूचना देने वाला अधिकारी। एग्रोनोमी बहुत बार पूछा गया है, 10वीं बार ये पूछा गया। एग्रोनोमी मार्ग निर्माण अधिकारी। मार्ग निर्माण अधिकारी। रक्षिण एक पुलिस अधिकारी है जिसे स्ट्रेबो ने इंस्पेक्टर कहा है और एरियन ने ओवरसियर कहा है। ये स्ट्रेबो और एरियन का मतलब है यूनानी लेखक, यूनानी लेखक है। सिक्के की जहां तक बात हो, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के, 3 प्रकार के सिक्के थे मौर्य काल में। सोने के सिक्के को सुवर्ण कहा जाता था, चांदी के सिक्के को करसापण, पण तथा धारण कहते थे। ये करसापण बहुधा पूछा गया है। तांबे के सिक्के को भाषक और काकड़ी कहा जाता था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। हेमवत पथ और शय्यान पथ क्या? हिमालय की ओर जाने वाला रास्ता हेमवत पथ। हिमालय
मतलब हिम से बना है, बर्फ से, तो हिम पथ ऐसे इसको कोरिलेट कर लो। शय्यान पथ समुद्र की ओर जाने वाला, सा कोरिलेट कर लो, और हा कोरिलेट कर लो, क्यों रटना है। सोपारा और वर्निस नाम के दो बंदरगाहों का भी उल्लेख मिलता है। सोपारा महाराष्ट्र में है और वर्निस बंदरगाह लाल सागर में है। इसका जिक्र भी किसी बड़े इतिहासकार ने किया है अपनी राइटिंग में। वर्निस लाल सागर का, यानी दोनों के बीच व्यापार का कनेक्शन मिलता है। चुंगी उस समय 20% ली जाती थी। व्यापार कर चुंगी का 20% होती थी तथा ब्याज की दर 15% वार्षिक थी। और काल में चुंगी क्या थी? आजकल चुंगी जीएसटी में खत्म कर दी गई। चुंगी उस प्रकार का टैक्स था जब किसी आप नगर या राज्य में एंट्री करते हो तो एंट्री टैक्स है। जैसे छिबरामऊ से निकले तो छिबरामऊ नगर पालिका का है कि 1% लगेगा, 1%, 2% ऐसे। जैसे कानपुर शहर से गुजरना तो शहरों का था। राज्य यूपी से, हरियाणा से यूपी में घुसोगे तो चुंगी। हमारे यहाँ से गुजरे आप, मान लेके व्यापार कर रहे हो, व्यापारिक उद्देश्य के लिए कोई चीज ले जा रहे हो तो हमें टैक्स चाहिए, उसे चुंगी कहा जाता था। इसे जीएसटी में मर्ज कर दिया गया है। राज्यों का अच्छा कर था, अच्छा कलेक्शन होता था, लेकिन वो जीएसटी में उसी में उसको खत्म कर दिया गया था। चुंगी वहां से गुजरने में ही लगता था। ठीक। मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति की बात अगर की जाए तो कुछ टर्म है ये, जैसे अनिष्कासनी पूछा जाता है। अनिष्कासनी का मतलब है घर से बाहर न निकलने वाली स्त्री। रूपा जीवा का अर्थ है स्वतंत्र वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्री। गणिका या वेश्या का मतलब बिना विवाह स्वतंत्र जीवन यापन करने वाली स्त्रियां। ब्रह्मदेव बहुत बार पूछा गया है। शिक्षक, वेद पाठ या यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण को वेद पाठी कहा जाता था। समाज का विभाजन 7 वर्गों में था, ऐसा मेगास्थनीज की इंडिका में मिलता है। इनके नाम है दार्शनिक, अहीर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद तथा किसान। किसान और अहीर में आप कंफ्यूज नहीं हो। अहीर से तात्पर्य था पशुपालन करने वाले लोग को, एक समाज के एक खास समूह को उसे अहीर नाम दिया जाता था, जो दुग्ध और पशुपालन का काम किया करते थे। किसान खेती वाले, और ये बहुत पूछे जाते हैं, थोड़ा सा लिख के रटने की कोशिश करना। कृषि 3 प्रकार की थी, कृष्ट, अकृष्ट और स्थल भूमि। जो जुती हुई भूमि होती थी, जोतने लायक हो सकती थी, उसे कृष्ट कहा जाता था। जो जमीन जोती ना जा सके उसे अकृष्ट कहते थे। और ऊंची भूमि, जो स्थल भूमि का मतलब है ऊंचे स्थान की भूमि, असिंचित भूमि जिसे कह सकते हैं। उपवास काश्तकार को कहते थे। बलि एक धार्मिक कर था जो सामान्यतः 1/6 से 1/4 के बीच लगता था। विष्टि मतलब बेगार करानी, बेगार करने को विष्टि कहा जाता था। क्षेत्र का मतलब भूस्वामी। हिरण्य बहुत बार पूछा गया। हिरण्य का मतलब है नकद कर, नकद कर भी था उस समय। वार्ता का मतलब है कृषि, पशुपालन और व्यापार। वार्ता शस्त्रोपजीवी। यहाँ की लोग कैसे हैं, मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा है, वार्ता शस्त्रोपजीवी। इस शब्द का मतलब है यहाँ के लोगों की जीविका कैसे चलती है, वार्ता से और शस्त्र से। वार्ता का मतलब क्या हुआ, कृषि, पशुपालन तथा व्यापार। शस्त्र मतलब शस्त्रों का भी व्यापार करते, इससे इनकी जीविका चलती थी। कृषि से, पशुपालन से, शस्त्र के व्यापार से जीविका चलती थी। वन 2 प्रकार के थे, हस्ती वन और द्रव्य वन। हस्ती मतलब हाथियों वाले वन, द्रव्य वन मतलब लकड़ी वाले वन। भूमि कर उपज का 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था। सिंचाई कर 1/3 से 1/5 भाग लिया जाता। मौर्य प्रशासन अर्थशास्त्र के अनुसार 28 विभागाध्यक्ष थे, जिनमें से कुछ प्रमुख है, सब याद नहीं करने, होते भी नहीं है और कोई आवश्यकता भी नहीं है। समाहर्ता मतलब राजस्व विभाग का प्रमुख जो होता था समाहर्ता कहलाता था। कृषि विभाग का जो अध्यक्ष वो शीताध्यक्ष कहलाता था। आकराध्यक्ष का मतलब खान विभाग का अध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष का अर्थ मतलब है मापतौल विभाग का अध्यक्ष। 8वीं का मतलब वन विभाग का प्रमुख। शूराध्यक्ष मतलब बूचड़खाने का हेड। सूराध्यक्ष या सूनाध्यक्ष की बात है। सूत्राध्यक्ष मतलब कपड़ा विभाग का अध्यक्ष। अंतर्वेशी का मतलब अंगरक्षक।
राजा के अंगरक्षक विभाग का हेड होता था। तो आज प्राचीन इतिहास के मौर्यकालीन प्रशासन के संबंध में इतना ही। जो कुछ फैक्ट है वो हम लोग जब वनडे एमसीक्यू करेंगे प्रैक्टिस में नोट कर लेंगे, फिर इतना इट इज मोर देन एनफ। इतना अगर कर लेते हैं तो सवाल फंसेगा नहीं, आपका ये पक्का है। और फिर बहुत अच्छा, कितना अच्छा हो सकता है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। और जनरल स्टडी वाले विषयों में ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम कितना पढ़ें, उससे ज़्यादा जरूरी है कि कितना नहीं पढ़ें। तो अपने एक लंबे अनुभव के आधार पर अपने प्रतियोगी जीवन में मैं कह सकता हूँ जितना लिखा है हम लोगों ने ये मोर देन एनफ है। इसी को बार बार घोटिए, इसमें से अब गलत नहीं हो, इसमें से गलत नहीं हो तो आप एकदम बहुत अच्छे सुपर पोजीशन पे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।